हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है आइकॉनिक फिल्म फ्राइडे द 13th की। तो हाजिर हैं हम आज उसके पार्ट 3 के साथ। और अगर आपने लास्ट पार्ट्स नहीं देखे तो मैं चाहूंगा आप पहले वो देख लें, क्योंकि इसके सीक्वल को समझने के लिए वो जरूरी हैं। तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मौजूद है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टैट्स आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज कर लें, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट मानी जाती है। और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है लास्ट पार्ट की एंडिंग से, जहां हम जेसन को देखते हैं, जिसे जब गिनी ने शोल्डर पे चाकू मारा था और ये सोचकर पॉल के साथ चली गई थी कि वो मर गया है, तो वो मरा नहीं था। और अब हम देखते हैं कि वो उसके जाने के बाद से वहां से जख्मी हालत में फरार हो गया था, इसीलिए पुलिस को उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। और रही बात गिनी को जेसन के पकड़ने की, तो वो गिनी का बेहोश होने के बाद का सपना था, क्योंकि उसके बाद जैसा कि हमने देखा था, उसकी आंख खुलते ही उसे पुलिस और मेडिक्स एम्बुलेंस में बिठा के ले जाते हैं। और उसके साथ जो पॉल था, तो दोस्तों पॉल का इस पार्ट में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, पर आप टेंशन ना लें, क्योंकि पॉल के साथ एक्चुअल में हुआ क्या और इस पार्ट में उसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया, ये हम जानेंगे इस वीडियो के एंड फैक्ट्स वाले सेक्शन में। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें। खैर, अब हम लास्ट पार्ट की उसी रात का अगला दिन देखते हैं, जहां बिना मास्क का जेसन जख्मी हालत में पास की एक शॉप में जाता है। अब वो शॉप एक कपल हेरोल्ड और एडना की थी और वो लोग वहीं रहते भी थे। अब जेसन रस्सी पे सूख रहे हेरोल्ड के कपड़े चुरा लेता है और फिर उसी के गोदाम में जाकर एक कुल्हाड़ी से हेरोल्ड को मार डालता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ एडना टीवी देख रही होती है, जहां जेसन के पिछली रात वाले कत्लों के बारे में बताया जाता है और सोल सर्वाइवर गिनी को भी हॉस्पिटल जाते दिखाया जाता है। अब वो टीवी ही देख रही होती है कि उसे गोदाम से हलचल की आवाज सुनाई देती है और वो जब देखने जाती है तो जेसन वहीं छुपा होता है और उसके आते ही पीछे से उसके सर में एक पिन घुसाकर उसे भी मार देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की क्रिस को, जो अपने दोस्तों के साथ अपने पुराने घर क्रिस्टल लेक जा रही होती है। अब यूं तो ये लोग पूरे वीकेंड मजे करने जा रहे होते हैं, पर हम तो जानते हैं इनका मजा सजा बनने वाला है। खैर, अब इन यंगस्टर्स की गैंग में होते हैं 7 लोग, जिनका नाम क्रिस, कपल डेबी एंड एंडी, एक प्रैंकस्टर शैली, उसकी ब्लाइंड डेट वेरा एंड 2 चर्सी चक एंड चिली, जिनके कैरेक्टर के हिसाब से काफी सूटेबल नाम है। खैर, अब ये लोग रास्ते में ही होते हैं, जहां इन्हें एक बूढ़ा शख्स मिलता है। वो इन्हें बताता है कि कोई उसे एक इंसानी आंख देकर गया है और कह गया है कि कोई भी इस रास्ते से गुजरे उन्हें कहना वापस चले जाओ। अब हम जानते हैं कि ये काम जेसन का है, पर ये लोग उसके हाथ में एक इंसानी आंख देखकर घबरा जाते हैं और उसे पागल समझते हुए अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ते हैं। जहाँ कुछ ही देर में क्रिस के घर पहुंचते ही क्रिस को उसका पुराना बॉयफ्रेंड रिक मिल जाता है। और भाई, सर्दी इतनी थी कि भाई साहब उसके घर में घुसते ही उस पर चिमगादड़ की तरह चिपक पड़ते हैं। लेकिन क्रिस उसे रोकती है और बताती है कि मैं 2 साल बाद यहाँ आई हूँ, मुझे एक बार तुम्हें और इस जगह को जानने का कुछ टाइम तो दो, अभी तो पूरा वीकेंड पड़ा है। अब उसे क्या पता था कि मौत इनका पीछा कर रही थी। खैर, अब वेरा और शैली एक सुपर स्टोर कुछ आइटम्स लेने जाते हैं, पर वहाँ उनका सामना होता है 3 छठे हुए बदमाशों से, जिनमें शामिल थे फॉक्स, एली एंड लोको। अब ये लोग उन्हें थोड़ा तंग करने के बाद जाने तो देते हैं, लेकिन जाते वक्त गलती से शैली रिवर्स करते हुए इनकी बाइक्स को ठोक देता है, जिसके बदले में एली शैली की कार के कांच तोड़ देता है। पर अब शैली वेरा को इम्प्रेस करने के लिए जानबूझ के इनकी बाइक को फिर से ठोकता हुआ भाग जाता है। अब अगले सीन में हम इन्हीं तीनों बदमाशों को देखते हैं, जो इनका पीछा करते इनके घर तक आ जाते हैं और यहाँ आकर इनका प्लान होता है उनके पूरे गोदाम में आग लगाना। पर जब फॉक्स गोदाम में घुसती है तो वो अंदर तो जाती है पर वापस बाहर नहीं आती। अब उसे देखने लोको भी अंदर जाता है तो उसकी लाश हवा में लटकी पाता है और ठीक उसके पीछे हम जेसन को देखते हैं, जो पहले से यहीं छुपा था। और फिर वो लोको को भी देखते ही पिचफॉर्क उसके पेट में घुसाकर उसे भी मार देता है। अब एली भी इन्हें ढूंढता अंदर आता है, जहां उसकी फाइट जेसन से होती है, लेकिन जल्द ही जेसन उसे भी बेहोश कर अपने चाकू से उसे मार डालता है। अब अगले सीन में हम क्रिस एंड रिक को देखते हैं, जो जंगल में टहलने निकले होते हैं और यहाँ हमें क्रिस की कहानी मालूम होती है। दरअसल वो 2 साल पहले ये घर छोड़ शहर की तरफ रहने इसलिए चली गई थी, क्योंकि 2 साल पहले एक रात वो रिक के साथ डेट पे लेट हो गई थी, जिस वजह से घर आने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे खूब सुनाया था और वो बजाय अपनी गलती मानने के उन्हें तकलीफ देने के लिए घर से दूर जंगल में अकेली रात बिताने चली गई थी, ताकि उसके पेरेंट्स को जब ये पता चले तो वो और परेशान हो। अब उम्र तो नादानी की थी, पर माँ बाप से बदला लोगे तो ये तो होगा। अब हुआ क्या कि जब वो एक दरख्त के नीचे बैठी आराम कर रही थी, वहाँ जेसन आ गया, वो भी बिना मास्क के। अब हम जानते हैं वो दिखने में ही कितना खौफनाक है, तो वो उसे देखते ही डर गई, पर जेसन
जेसन भी उसका पीछा करके उसे मारना चाहता था। अब वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, चिल्लाती रही, पर इन दी एंड जेसन ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली वो जिंदा थी और अपने ही बेडरूम में मौजूद थी। उसका कहना है कि उसके पेरेंट्स ने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल किया, पर वो मानती है कि ये सपना नहीं, ये सच था। बस उन लोगों ने उसे ये हादसा भुलाने में मदद करने के लिए कोई सवाल जवाब नहीं किए। अब ये बताने के बाद रिक की गाड़ी की बैटरी खराब हो जाती है, जिस वजह से ये लोग वापस घर की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम शैली को देखते हैं जो वेरा को इम्प्रेस करने के लिए छोटे मोटे फालतू प्रैंक्स करता रहता है, पर बेचारे गरीब को अटेंशन की बजाय हर बार गालियां ही मिलती हैं और वो इस बार वेरा से नाराज होकर गोदाम में चले जाता है, जहां से कुछ ही देर में हम जेसन को बाहर आते देखते हैं, जो कि इस बार अपने आइकॉनिक हॉकी मास्क के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला पार्ट है जहां से जेसन को उसका आइकॉनिक मास्क मिलता है और जिससे हमें ये भी मालूम होता है कि शैली मर चुका है, क्योंकि ये मास्क शैली ही वीरा के साथ प्रैंक करने के लिए लाया था। अब जेसन वीरा की तरफ आता है, जहां वीरा उसे शैली समझ बैठती है क्योंकि उसने वही मास्क पहन रखा था, पर जेसन अगले ही पल में एक स्पेयर गन से उस पे तीर शूट कर देता है, जो कि सीधा उसकी आंख में जाके लगता है और वो भी मारी जाती है। अब अगले सीन में हम एंडी एंड डेबी को देखते हैं जो अभी अभी अपने हसीन पल साथ गुजार कर फ्री हुए होते हैं और जब डेबी शावर लेने जाती है तो पता नहीं शायद पलंग तोड़ मेहनत करने के बाद एंडी का खून कुछ ज्यादा ही खोल रहा था, जिससे उसे अचानक सस्ते हैंडस्टैंड करने का दिल होता है। पर वहीं जेसन आ जाता है और ठीक उसके पैरों के बीच से उसकी बॉडी को दो टुकड़ों में काट कर उसे और उसके खून दोनों को ठंडा कर देता है। अब डेबी शावर के बाद वापस आकर अपने बेड में लेटी एंडी का इंतजार कर रही होती है, इस बात से अनजान के एंडी तो उसके ऊपर ही दो टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। पर फिर जैसे ही उसकी नजर एंडी की लाश पे पड़ती है, जेसन उसके बेड के नीचे से ही उसके सीने में अपना चाकू आर पार कर उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ घर की लाइट जाने की वजह से चक बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स चेक करने जाता है, जहां फ्यूज ठीक करते ही जेसन उसके पीछे खड़ा होता है और उसके चिल्लाने से पहले ही उसे पकड़कर फ्यूज बॉक्स में उसका मुंह डाल देता है, जिससे वो करंट का शिकार होकर तड़पते हुए मर जाता है। इसके बाद हम शैली को देखते हैं जो अपना कटा गला लेकर चिली के पास आ जाता है, लेकिन वो उसे उसका नया प्रैंक समझकर नजरअंदाज कर देती है। पर कुछ ही देर में फिर उसे एहसास हो जाता है ये कोई प्रैंक नहीं, शैली सच में मर चुका है और उसके बाद पूरे घर में घूमकर उसे बाकी सबकी लाशें भी दिख जाती हैं और साथ में जेसन भी। अब जेसन उसे देखते ही एक जलती हुई सीख उसके पेट में डालकर उसे भी मार देता है। इसके बाद हम रिक एंड क्रिस को देखते हैं जो मजे से टहलते घर पहुंच जाते हैं, पर घर की इतनी खामोशी देखकर वो लोग शक में आ जाते हैं कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। खैर फिर रिक बाकी लोगों को देखने जाता है पर काफी देर तक वापस नहीं आता। इस बात से परेशान क्रिस जब बाहर निकलकर रिक को आवाज देती है तो हम देखते हैं रिक उसके पास ही होता है पर कुछ बोल नहीं पाता। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि जेसन ने उसे पकड़ लिया था और उसका मुंह बंद कर रखा था। अब क्रिस के अंदर वापस जाते ही वो रिक के भेजे को अपने हाथों से दबाकर फोड़ डालता है, जिससे रिक की आंख तक निकलकर बाहर आ जाती है। जी हाँ, ये सुनने में ही इतना दर्दनाक है और इस मूवी की सबसे खौफनाक मौत भी। खैर अब जेसन फाइनली क्रिस पे अटैक करता है, जिससे बचती बचाती वो गोदाम तक आ पहुंचती है और जेसन भी उसका पीछा करता वहां आ जाता है, लेकिन इस बार क्रिस बेलचे से उसके सर पे हमला कर उसे बेहोश कर देती है और फिर उसके गले में एक रस्सी बांधकर उसे गोदाम में ही लटका देती है, जिससे उसे लगता है कि गले का फंदा लगने से उसकी मौत हो गई होगी। पर आप तो जानते हैं जेसन इतनी आसानी से नहीं मरता। अब वो जैसे ही गोदाम से बाहर निकलने लगती है, जेसन अंडरटेकर वाली आंखें खोलकर अपना मास्क उतारता है और गले के फंदे से आजाद हो जाता है। अब वो फिर से मास्क पहनकर क्रिस को मारने ही लगता है कि पीछे से एली आ जाता है। जी हाँ, वही एली जिसके बारे में हमें लगा था कि जेसन ने काट काट के उसे मार दिया था, पर वो अब भी जिंदा होता है। लेकिन जेसन भाई कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले तो जेसन एक ही पल में उसका हाथ काट देता है और फिर छोटे छोटे टुकड़े कर उसे फाइनली मार डालता है। पर इसी बीच मौके का फायदा उठाकर क्रिस कुल्हाड़ी हाथ में ले लेती है और जेसन के मुड़ते ही उसके भेजे में मार देती है। अब फाइनली जेसन को मारने के बाद वो लेक के अंदर एक बोट में जा बैठती है जहां उसकी आंख लग जाती है। अब सुबह होते ही वो बोट में उठती है और जेसन को बिना मास्क अपने घर की खिड़की में खड़ा पाती है। अब वो उससे डर के अपनी बोट दूसरे किनारे ले जा रही होती है कि अचानक पानी से जेसन की मदर यानी मिसेस वोरिस की पुरानी गली हुई लाश उसे पकड़ के पानी में खींच लेती है। लेकिन अगले पल में हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्होंने एक लौती बची क्रिस को रेस्क्यू कर लिया था। जी हाँ, हर मूवी के एंड की तरह ये भी क्रिस का सपना था और जेसन तो अब भी गोदाम में मरा पड़ा था। पर क्रिस को जब पुलिस गाड़ी में ले जा रही होती है तो वो इस हादसे से इतना बौखला गई थी कि पागल
पागलों की तरह हंस और चिल्ला रही होती है। अब यूं तो ये मूवी यहाँ एंड होती है, पर फिर एक बार ऑडियंस को बेकरार बनाने के लिए एक फजूल सा पानी में हलचल का सीन दिखाया जाता है, मानो जैसे अगले पार्ट में क्रिस का सपना सच साबित होगा और सच में मिसेस वोरिस का भूत पानी से निकलेगा। वैसे तो ये सबसे पहले डिसाइडेड नहीं था, इसकी एंडिंग थोड़ी डिफरेंट होनी थी, जो हम जानेंगे आगे आने वाले फैक्ट्स में। पर टेंशन ना लें, क्योंकि ऐसा कुछ ना अगले पार्ट में होगा ना अब तक हुआ है। मिसेस वोरिस पहले पार्ट में ही मर चुकी हैं और यही सच है। तो ये मूवी यहीं एंड होती है, पर अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कुछ अधूरे सवालों के जवाब भी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, इस मूवी में लास्ट पार्ट की इकलौती सर्वाइवर गिनी को इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट लिया जाना था। उसकी स्टोरी पहले कुछ यूं लिखी गई थी कि गिनी हॉस्पिटल से कुछ टाइम बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है, कॉलेज ज्वाइन करती है और हॉस्टल में रहती है। लेकिन फिर एक दिन उसे पॉल का कटा सर हॉस्टल में मिलता है, जिसे देख वो बौखला जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर पुलिस आती है वगैरह वगैरह, और इन दी एंड गिनी और पिछले पार्ट का एक और कैरेक्टर जो जिंदा ही रह गया था, टेड, ये दोनों मिलकर जेसन से बदला लेने के लिए उसे मारने क्रिस्टल लेक जाते हैं। लेकिन फिर गिनी ने ये रोल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके एजेंट्स बीच में आ गए, जिन्होंने पैसा या रिपीटेड रोल की वजह से गिनी यानी एक्ट्रेस एमी स्टील को ये फिल्म करने से रोक दिया, जिसका बाद में उन्हें काफी अफसोस भी हुआ कि अगर वो एजेंट्स की बात ना मानती तो एक और सक्सेसफुल मूवी का हिस्सा बन जाती। पर खैर किस्मत, और वैसे भी उन दिनों वो बहुत ही बिजी थी। आखिर पार्ट 2 की सक्सेस के बाद से गिनी का नाम छाया हुआ था। सेकंड दोस्तों, आज तक लोग इस बात को लेके बहस करते हैं कि आखिर पॉल को लास्ट पार्ट के बाद हुआ क्या था। तो आपकी ये परेशानी भी दूर कर दूं कि गिनी के रोल के साथ जैसा मैंने बताया कि पॉल का कटा सर उसके घर में मिलना था, तो जाहिर है पॉल को भी जेसन ने मार दिया था और उसकी लाश अपने साथ ले गया था। तो हम सबको भी ये मान लेना चाहिए कि पॉल मर चुका है, क्योंकि ओरिजिनली वैसे भी यही दिखाया जाना था। अब ये तो गिनी के रोल की वजह से स्क्रिप्ट चेंज हुई और फिर पॉल का भी जिक्र इस मूवी से गायब हो गया। थर्ड, इस मूवी की एंडिंग भी चेंज की गई थी, जो कि ओरिजिनली ये होनी थी कि एंड में क्रिस का सपना जो था उसमें उसे उसके बॉयफ्रेंड रिक की घर से आवाज आती है, जिसे वो देखने जाती है तो वो जेसन का ट्रैप निकलता है और वो फिर क्रिस का सर काट के उसके धड़ से ही अलग कर देता है। अब यूं तो वैसे भी ये क्रिस का सपना ही होना था, पर इसको चेंज करने के दो खास रीजन थे। पहला ये था कि मेकअप आर्टिस्ट को बिना मास्क के जेसन के लिए एक पूरा नया चेहरा तैयार करना पड़ता, क्योंकि क्रिस रियलिटी में जेसन के सर पे एक कुल्हाड़ी मार के उसका चेहरा बिगाड़ चुकी थी। अब अगर चेहरा जख्मी ना दिखाया जाता तो ऑडियंस को पहले ही पल में पता चल जाता कि ये एक सपना है और सस्पेंस टूट जाता। अब वो जख्म दिखाने के लिए 10-15 घंटे एक नया चेहरा बनाने में लग जाते, वो भी सिर्फ एक सपने वाले सीन के लिए। तो इस वजह से एंड में स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया गया। सेकंड रीजन, ये मूवी 3D में शूट की गई थी, तो जेसन का चेहरा जो कि वाकई काफी डिस्टर्बिंग था, फिर 3D में और भी ज्यादा खौफनाक दिखता, तो एंड टाइम चेंजेस कर दिए गए। नंबर 4, ये पहली मूवी है जहां से जेसन का हॉकी मास्क उसकी और इस फ्रेंचाइज के साथ इन जनरल हॉरर जॉनर की आइकॉनिक पहचान बना, जिसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि ये जेसन का मास्क है। नंबर 5, इस मूवी ने सेकंड पार्ट से काफी ज्यादा सक्सेस हासिल की और 2 मिलियन के बजट पे $36 मिलियन कमाए, जो कि इस फ्राइडे सीरीज की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनती है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये 1982 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी रही थी, पहले नंबर पे आई मूवी पोल्टरजिस्ट के बाद। और ये पहली 3D मूवी थी जिसे 90s के एरा में एक साथ 1079 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था, वो भी वर्ल्ड वाइड, वरना उस समय पर 3D मूवी बहुत कम दिखाई जाती थी। खैर, तो ये थे इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और अनसुलझे सवालों के जवाबात। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।